चारक हैं, पत्रकार हैं बड़े। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 प्राइम के टॉक शो ओपन माइक। आज हमारे साथ ओपन माइक में चर्चा करने के लिए मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर कैप्टन तपन दीक्षित और रुस्तम खां साहब। और आज हम आप चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से पिछले 1.5-2 दशकों में भारत की राजनीति का स्वरूप बदला है, भारत की राजनीति इशूज़ के बजाय बेस कर रही है रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर, धार्मिक बदलाव को लेकर के। तो आज हम आप चर्चा करेंगे कि जो ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम वाली पॉलिटिक्स को जो बूस्ट किया जा रहा है, इसके दूरगामी परिणाम भारत के जो समरसता पूरक समाज की परिकल्पना है उसके ऊपर क्या होगा। शुरुआत करेंगे कैप्टन तपन दीक्षित से। कैप्टन साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। आप कह रहे हैं कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम, एक किसी भी देश के अंदर वर्सेस जैसी कोई स्थिति नहीं है। हिंदुओं की बात करें या मुस्लिम्स की बात करें, या हमारे यहाँ आप समझिए तकरीबन 21 भाषाएं पूरे देश में बोली जाती हैं, ठीक है ना। 5000 अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं। तो इसमें एक विशेष वर्ग को लेकर के कि आप हिंदू और मुस्लिम वर्सेस वाली कोई स्थिति नहीं। देखिए, वोटर पूरी तरीके से समझदार हो चुका है और इन सब से ऊपर आ रहा है धीरे धीरे। हाँ, पिछले दिनों पिछले दशकों में ज़रूर ये देखने को मिला कि कुछ क्षेत्रीय पार्टीज़ ने जाति समीकरण के आधार पे लोगों को मोटिवेट करने का प्रयास किया और इससे वो लाभान्वित भी हुए। लेकिन इस वक्त जो स्थिति मुझे समझ में आ रही है कि भारत में बड़ा ज़बरदस्त परिवर्तन हो रहा है और लोग इससे ऊपर उठ के सोच रहे हैं और राजनीतिक पार्टीज़ को सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि रिलीजियस इशू को अगर कोई बना करके चुनाव लड़ता है तो ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। लंबे समय तक नहीं चलने वाला। दोस्तों साहब, आप क्या सोचते हैं इस संदर्भ? ठीक बात है, मैं आपकी बात सहमत हूँ। सही कह रहे हैं, लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो लेकिन दोस्तों साहब, मैं इंटरप्ट करूंगा कि जैसे आईएम ओवैसी साहब आ रहे हैं, जिस तरीके से माहौल जो है पश्चिम बंगाल में डेवलप हो रहा है, जिस तरीके से धर्म विशेष को लेकर के पूरी की पूरी सत्ता परिवर्तित हुई थी महाराष्ट्र में, तो कहीं ना कहीं तो ये फैक्टर प्रभावी लग रहा है। देखिए, आपको मैंने पहले भी बोला, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जो क्षेत्रीय समीकरण हैं उसमें कुछ पार्टीज इस तरह के मोटिवेशन करके लोगों के मन में और लाभ लेने का प्रयास कर रही हैं, बिल्कुल नो डाउट। आप बंगाल की बात करें या आप अभी हमारे देश के राजनेता ओवैसी जी की बात कर रहे हैं, जिन्होंने बिहार में चुनाव लड़वाया और उत्तर प्रदेश में भी इलेक्शन की वो तैयारी में है। लेकिन अगर कोई इस तरह की मानसिकता रखता है कोई राजनीतिक दल, तो वो काफ़ी लंबे समय तक सक्सेस नहीं हो सकता। अब वर्तमान अभी रूलिंग पार्टी अगर देश में भारतीय जनता पार्टी है, अब इसको 3 तलाक के बिल की बात करें या 370 की बात करें, इस सब में समर्थन इनको हर वर्ग का मिला है। हर वर्ग के लोग, पुरुष महिलाएं सामने आई, उन्होंने समर्थन दिया है उनको। खान साहब, आपकी क्या सोच है? नहीं, 370 तो ठीक रहा। कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, था और है और रहेगा जी, ठीक है। रह गया 3 तलाक वाले मामले में, यहाँ पर तो थोड़ा सा एक मामला दूसरा पड़ता है जी। 3 तलाक वाले मामले में कि एक परंपरा चली आ रही थी वो, जी, ठीक है। परंपरा के हिसाब से उसको मुसलमान देखता था, उस परंपरा को ख़त्म किया गया है। ऐसा नहीं कि भारत में ख़त्म किया गया है, मुस्लिम कई मुल्क ऐसे हैं जहाँ 3 तलाक पर बैन लगा हुआ है। नहीं रुस्तम साहब, जहाँ तक हमारी जानकारी है कि इस्लामिक जो शरीयत है उसके हिसाब से भी 4 महीने 17 दिन का एक टाइम पीरियड निश्चित है कि 3 तलाक के लिए 4 महीने 17 दिन का 3 महीने 13 दिन है इद्दत और मुद्दत के बाद। इसमें सीधी सी बात ये है कि हम मुस्लिम्स की अगर बात कोई करता है तो मुस्लिम कोई अलग नहीं है कि उनके लिए अलग कानून बनेगा। मुस्लिम्स की बात करें या सिंधी की बात करें या मराठी की बात करें या बंगाली की बात करें या उड़िया की बात करें, ये सब हिंदुस्तानी हैं। दीज ऑल आर द इंडियंस। तो इनके सबके लिए वन नेशन वन लॉ। अगर कोई समर्थन बनता है इसके समर्थन में जो 3 तलाक की बात कर रहे हैं, तो एक देश में एक कानून बनेगा। कोई ये हमसे अलग थोड़ी ना है कि इनका कानून अलग बने। वन नेशन वन लॉ, जैसा दीक्षित जी ने कहा, इस पर आपका क्या?
नहीं, ये तो क्योंकि जिस ये तरह से- प्रभावी होने से बहुत कुछ, जैसे चाहे साबानों वाले केस का हम प्रकरण ले लें, ऐसे कई इश्यूज आएंगे जो आपकी शरीयत की गवर्नेंस के हिसाब से अगर वो कानून कई हमारी मुस्लिम बहनें सामने आई और जो है ना सैकड़ों की तादाद में, हम तो कहें हजारों की तादाद में, जिन्होंने समर्थन किया इस मामलों का। कई ऐसी पीड़ित थी हमारी बहनें जो मुस्लिम वर्ग को बिलोंग करती थी और उनको उनके शौहर ने छोड़ दिया था 3 तलाक का हवाला दे करके, और उनको न्याय मिला, उनको राहत मिली इस बात को लेकर के। आखिरकार कहाँ जाए एक महिला जिसने आपको अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है और आप 3 तलाक का इस्तेमाल करके उसको दर बदर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो इसको एक गवर्नमेंट ने एक सुरक्षा कवच दिया है और एक देश में एक ही कानून, और बाकी हिंदू वर्सेस मुस्लिम या हिंदू वर्सेस सिंधी या कोई ऐसी बात अगर कोई करता है तो बहुत लंबे समय तक प्रभावी नहीं होगी, तत्कालिक रूप से आदमी फायदा ले सकता है। खान साहब, इसमें मैं बताऊँ आपको, कानून जो बनाया है इन्होंने, कानून सही ठीक है, मानता हूँ, कदर करता हूँ कानून की, पर कहीं ना कहीं पर इसको डबल निगाह देखा गया है जी। अगर कोई मुसलमान तलाक देता है अपनी पत्नी को तो सजा 3 साल की होती है, और जो लोग अपनी पत्नी को छोड़ के चले जाते हैं, हिंदू लॉ में अगर तलाक दी जाती है तो उसके साथ 2 साल क्यों है? नहीं, हिंदू लॉ में तो लीगल सेपरेशन का विधान है। नहीं, एक मिनट आपको मैं करेक्ट जी, करूँगा जी। आपको कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप एक बार इसको, आप तो एडवोकेट भी हैं पत्रकार जी, के जी, साथ जी। साथ, आप ये समझ लीजिए कि लीगल सेपरेशन नहीं, किसी भी कास्ट आपने मतलब 3 साल सजा दे दी उसको, ठीक है, नहीं, सजा किस बात पे? अरे आप ये करते तलाक देने पे नहीं, अरे कतई नहीं साहब। अगर 3 साल की सजा केवल एक फाइन हो तलाक का, तो बहुत लोग तलाक के लिए आगे आ जाएंगे, हम 3 साल सजा काट लेंगे, ठीक है ना। आप मेरी बात को, मतलब बात की गंभीरता समझिए। इसमें जो मैंने मजाक में कहा आपसे कि लोगों को ये कह दिया जाए कि साहब आप 3 साल सजा काट लीजिए, आपको तलाक मिल जाएगा, तो आदमी सजा काटने के लिए प्रसन्न ज्यादा होगा, जो मेरा मानना है, जो सामाजिक स्थितियां हैं। लेकिन इसमें यह है कि आप जो ये कह रहे हैं कि हिंदू तलाक लेगा तो 2 साल की सजा, ऐसा कतई कहीं कुछ नहीं है। तलाक कोर्ट डिसाइड करती है दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद, जो कि मुस्लिम की बात करें या हिंदू वर्ग की बात करें या किसी भी कास्ट की, सबके लिए कानून एक है। अगर आपको ये जानकारी है तो ये गलत जानकारी है। अच्छा, तलाक पर हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी चर्चा का मूल विषय मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी से। अगर आपको स्मरण हो तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, मेरी बेटियां केवल मुस्लिम बेटियां। क्या आपको नहीं लगता कि किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को या किसी पार्टी के सदर को इस तरीके का स्टेटमेंट देकर के समाज को केवल बांटने का प्रयास है? खान जो साहब, उन्होंने कहा है, पहले मैंने सुना नहीं इस बात जी। को, और कहा है तो गलत कहा है। भाई हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, कोई भी हो, बेटियां बेटियां ही हैं। जी। और आप एक सीएम हो, मुख्यमंत्री हो, आपको तो सारी बेटियों को एक साथ देखना चाहिए। देखिए, आपको अगर बताएं, उन्होंने इसमें मैंने भी ये बात सुनी नहीं है कि अखिलेश यादव जी ने अगर ऐसी बात कही है, ये- और अगर उन्होंने कहा कि मेरी बेटियां मुस्लिम बेटियां, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी बेटियां सिर्फ मुस्लिम बेटियां। उन्होंने हो सकता है किसी स्पीच में, किसी सभा के दौरान उन्होंने जिसमें वो मुस्लिम वर्ग को संबोधित कर रहे हों, तो निश्चित रूप से उनको अट्रैक्ट करने के लिए या अपनापन का एहसास दिलाने में कहा होगा कि मेरी बेटियां मुस्लिम बेटियां। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी बेटियां सिर्फ मुस्लिम बेटियां। तो इसको थोड़ा सा मीडिया को भी, निगेटिविटी को, अगर देश को हमें एक रखना है तो हमको इन सब बातों को थोड़ा सा, मतलब नजरिया अपना ब्रॉड करना पड़ेगा। नज़रिया ब्रॉड करना पड़ेगा। बहुत गंभीर विषय है कि नज़रिया ब्रॉड करना पड़ेगा, मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। पर एक प्रश्न यहाँ और उत्पन्न होता है कि क्या मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ ये जिम्मेदारी इन राजनीतिक नेताओं की नहीं बनती है कि उनको इस तरीके के स्टेटमेंट्स, इस तरीके के कथन से या इस तरीके की पॉलिसी मेकिंग से बचना चाहिए? खान साहब, बनती है। खास करके जिस तरीके से ओवैसी इस समय कम्युनिटी को लीड कर रहे हैं, तो इससे एक नकारात्मक संदेश नहीं जा रहा है समाज में? जा रहा है संदेश में जा रहा है। और केवल संदेश नहीं जा रहा, दीक्षित जी, सोचने वाली बात एक और है कि जिस तरीके से हम बिहार का मुद्दा उठा लें या पश्चिम बंगाल में ओवैसी इंटरप्ट कर रहे हैं या यूपी में ओवैसी ने जो है प्रयास किया था, तो आपको नहीं लग रहा है कि कम्युनल बेस्ड जो पॉलिटिक्स है उसका प्रभाव खास करके मुस्लिम बहुल राज्यों में ओवैसी जनरेट कर रहे हैं? मैं कहूँगा कुछ इसमें, आप कोई भी राजनीतिक दल है या कोई भी राजनेता है,
वो अगर उसको वोट बैंक से लाभ मिलता है। जी भाई देखिए, हर जगह प्रतिस्पर्धा का दौर है, जी। राजनीति में बहुत प्रतिस्पर्धा है। तो जो राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक लोग हैं, वो लाभ लेने के लिए तरह तरह की बातें, तरह तरह के स्टेटमेंट देते रहते हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए। लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तान की जनता अब धीरे धीरे चेंज हो रही है, वो इन सब झांसे में नहीं आ रही है। उसको पता है कि जो ना क्या बोलते हैं, कहीं ये बदलाव हो रहा है, हाँ, लेकिन नई जनता जो आ रही है तो कहीं बदलाव के साथ आ रही है। हाँ, बिल्कुल, मतलब कि कई ऐसी मतलब उदाहरण सामने आए हैं जिसमें समर्थन किया है हिंदुओं का, अन्य जातियों ने, अन्य वर्गों ने समर्थन किया, ठीक है ना। और जैसे बंगाल में ममता बनर्जी का जो चल रहा है, जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे अभी नशंस हत्याएं हुई, जिसमें उनकी पार्टी के कई लोगों के नाम सामने आए, ठीक है ना, तो उससे उनका कैरेक्टर उजागर हो रहा है और रिजल्ट सामने होगा आने वाले इलेक्शन में। इस तरह के जो बर्ड देखिए हर पार्टी में मिलेंगे आपको, चाहे वो ममता जी की पार्टी हो और चाहे वो मोदी जी की पार्टी हो, माननीय प्रधानमंत्री जी की, चाहे वो ओवैसी की पार्टी हो। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, मैं समर्थन करता हूँ। तो हर पार्टी में ऐसे लोग मिलेंगे, इन पे लगाम लगाने के लिए इन मुखियाओं को चाहिए, जो मुखिया बैठे हुए इन पे लगाम जनता ही लगा सकती है, क्योंकि राजनीतिक दल को जब जब लाभ मिलता रहेगा, किसी को अगर हम उसको लाभ मिल रहा है आपको के उसे ऐसी बातें करने में, तो वो ऐसी बात करें, उनको वोट बैंक का लाभ चाहिए। लेकिन जनता को इस जवाब देना होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं का मामला ऐसा आया जिसमें उन्होंने धर्म विशेष को लेकर के बातें करी, मेरे संज्ञान में आया, या आप समाजवादी पार्टी की आप बात कर रहे हैं, ठीक है ना, या कांग्रेस की बात करी जाए, या अभी आपने ओवैसी की बात करी जो कि माननीय सांसद हैं हमारे यहाँ के, तो उन्होंने अगर ऐसे समीकरण बिठाल के वो लाभ लेना चाह रहे हैं, तो जनता को समझदारी से आगे आना चाहिए, और जनता ही जब आगे आएगी तभी इस तरह के विषयों पे लगाम लग सकेगी, और इस देश में राज वही करेगा बड़े स्तर पे जो इन मुद्दों से ऊपर हट के आएगा। ये बिल्कुल तय है। कैप्टन साहब, आपकी बात और खान साहब जैसे आपने दोनों ने एक विषय के ऊपर आप दोनों ने स्वीकृति दी है कि रिलीजियस बेस्ड पॉलिटिक्स पर एक तो ये ज़्यादा दिन टिकेगी नहीं, दूसरा इस पे लगाम लगना चाहिए। अब एक सवाल कि क्या इस बेस पॉलिटिक्स का फायदा भाजपा को प्रत्यक्ष में नहीं मिल रहा कैप्टन साहब? क्योंकि देखिए, भाजपा के ऊपर हिंदूवादी होने का आरोप, भाजपा के जो नेताओं के बयान आते हैं वो भी एंटी मुस्लिम्स आते हैं, जिस तरीके से कांग्रेस या सपा या ओवैसी के एंटी हिंदू बयान आते हैं। नहीं, मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ कि अगर आप किसी पार्टी विशेष को ये बोलें कि नहीं उनके स्टेटमेंट किसी वर्ग विशेष के एंटी आते हैं, विरोध में आते हैं, ऐसा कतई नहीं है। देखिए, अगर उनके एंटी आते होते, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे 3 तलाक की, ये हमारी मुस्लिम बहनों के लाभ की बात थी जी, तो तत्कालीन पार्टी ने इस कानून को लेकर के आई, उससे हमारी मुस्लिम बहनें बहुत प्रसन्न हुई, और समाज में उनको एक सुरक्षा कवच मिला, जो अभी तक असुरक्षित थी कि जरा सी बात तो करेंगी वो 3 तलाक में होकर के वो सड़क पे आ जाएंगी, तो क्योंकि कानून ऐसा था, लेकिन 1 नेशन 1 लॉ के हिसाब से उनको एक सुरक्षा कवच दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। हाँ, इसमें मैंने आपसे एक बात कही, बीजेपी की बात करें या सपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें, कुछ तथाकथित नेता ऐसे हैं जो अपने क्षेत्रीय लाभ को लेने के लिए इस तरह से लोगों की भावनाएं भड़काने का प्रयास करते हैं, और उनको अपने हक में, अपने फेवर में, अपने वोट बैंक के लालच में उनको इस तरह के बयान वो देते हैं। लेकिन इससे हम ये नहीं कह सकते कि नहीं ये पार्टी इसके विरोध में बयान देती है। और हिंदूवादी होने का आरोप आप ही बताइए कि हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम और हिंदू की पॉपुलेशन का परसेंटेज क्या है? मुस्लिम की पॉपुलेशन का परसेंटेज 14% है और हिंदुओं की पॉपुलेशन का परसेंटेज 79% है, ठीक है ना। तो आप ये बताइए कि ऐसे हिंदूवादी तो देश है ही है साहब, ये तो हमारे देश के अंदर 5000 जातियां हैं और 21 भाषाएं बोली जाती हैं, तो इस देश के ऊपर आप किसकी स्टैंड लगाएं? हिंदूवादी देश की, मुस्लिमवादी देश की? ऐसा कुछ नहीं। एक ये ही देश, हिंदुस्तानी ऐसा देश है जहाँ पे इतनी सारी भाषाएं, इतनी सारी जातियां रहती हैं और सब अपने अपने त्योहार मनाते हैं और सबको सरकारी तौर पे छुट्टियों का आइडेंटिफाई किया जाता है। खान साहब, आपका क्या कहना है? तो कोई अगर एक वर्ग को लेकर चलेगा तो कभी सक्सेस नहीं हो सकता। खान साहब, कुछ पार्टियां तो एक ही वर्ग को लेकर चल रही हैं, और जाहिर सी बात है, आप इनके बड़े बड़े नेताओं के स्टेटमेंट सुनिए। अभी मोदी जी के, आपके माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के एक स्टेटमेंट आए थे, बड़े ही वो नहीं कहना चाहिए उनको कि अगर एक
कोई मुस्लिम लड़का बलात्कार करता है किसी लड़की के साथ, तो हम मुस्लिम लड़कों के औरतों के कब्रों खोद के बलात्कार करवाएंगे। एक सीएम होने के नाते क्या ये शोभा देता है आपको इस तरह की बातें करना? यानी कि अगर हम इन शॉर्ट कैलकुलेट करें संज्ञान तो नहीं तो है। दो चीजें स्पष्ट होती हैं आज की इस वार्ताक्रम से, कि जो ये विरोध की और घृणा फैलाने वाली पॉलिटिक्स है, एक तो ये ज़्यादा स्थायी नहीं। बिल्कुल सामयिक लाभ के लिए पॉलिटिकल पार्टियां इस तरीके का एजेंडा चला सकती, पर ये स्टेबल नहीं है। दूसरा, जैसा खान साहब ने एक बात को उठाया कि जो, और हमारे दूसरे पैनलिस्ट तपन दीक्षित भी इस बात को मानते हैं कि कुछ नेता ऐसे हैं जो अपने निहित स्वार्थ के लिए इस तरीके की वैमनस्यता समाज में फैला रहे हैं, लेकिन इन पर नियंत्रण लगाने का काम इन पॉलिटिकल पार्टीज के मुखियाओं को करना चाहिए। जनता जाग रही है, एक अच्छे सडट और एक विकसित भारत की हम कल्पना कर सकते हैं। मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद देना मैं चाहूँगा। एक बात कहूँगा वार्ता समाप्त होने के पहले, उत्तर प्रदेश के मैं एक स्वतंत्र पत्रकार हूँ और मैं बात खरी और सही कहता हूँ। ये आप बताइए रुस्तम साहब कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मैं व्यक्तिगत रूप से मिलता हूँ। आप समझ लीजिए कि वो उनसे इतना सरल व्यक्तित्व उनका, और इतना सरल भी है और कहना चाहिए कि अपने इरादों में अडिग भी हैं। मैं चूंकि उत्तर प्रदेश में राजनीति पॉलिटिकल देखता हूं और किसी भी बड़े मुद्दे से तत्काल अटैच रहता हूं, मेरी जानकारी में होता है। आप जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के लिए बात से आपने कही, तो वो किस मीटिंग में, ये गवर्नमेंट रिफॉर्म होने के पहले की बात है कि बाद की बात? प्रमाण है, उसके बाद की बात है, ये बात की बात है। प्रमाण शायद अखबार लोगों ने चैनल चलाया था इसको। नहीं आप बताएं, तारीख बताएं। खुद देखा था, तारीख तो फिर मुझे याद नहीं, मैं तारीख बता दूंगा आपको, याद नहीं तारीख। चलिए आप बिल्कुल अगली चर्चा में जरूर इसको उस वीडियो के साथ, बिल्कुल क्योंकि मुझे मेरी नॉलेज में नहीं है ऐसा। तपन साहब बहुत बहुत धन्यवाद, खान साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे चैनल को दिया। और ये चर्चा इसलिए जरूरी है कि ये राष्ट्र के निर्माण का आधार है। आज अगर कोई भी मामला केवल अखबार की सुर्खियां बन के रह जाएगा, चैनल की हेडलाइन बन के रह जाएगा और आम आदमी तक नहीं जाएगा, तो ऐसा कोई भी मामला राष्ट्र के निर्माण में सहायक नहीं होगा। मैं आप दोनों ही पैनलिस्ट का स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें और अपने कमेंट से बताएं कि हमारा जो ये जन जागरण का प्रयास है ओपन माइक के थ्रू, ये कैसा लगा। नमस्कार।